नमस्कार दोस्तों, आज हम जीएसटी के एक कंसेप्ट क्यूआरएमपी के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हमें जानना होगा कि जीएसटी है क्या और एक टैक्सेशन के बारे में एक बेसिक आइडिया हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए टैक्सेशन पे। तो टैक्सेशन का पर्पस क्या है? पर्पस है सरकार जो डेवलपमेंट काम करती है या अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो काम कर रही है वो उसके लिए उसको पैसे चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। वो रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है टैक्सेशन। सरकार टैक्स इम्पोज करती है ताकि सरकार के पास पैसे आ सकें और उस पैसे का यूज सरकार जो डेवलपमेंट काम है उसमें कर सके। तो ये पर्पस क्लियर हो गया। अब आ जाइए उसके टाइप पे। टैक्सेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, जैसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। इन दोनों में डिफरेंसेस है कि वो इम्पोज किस पे किया जाता है और कलेक्ट किससे किया जाता है। अगर कोई टैक्स जिस पे इम्पोज किया जा रहा है उसी से लिया जा रहा है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि भारत में इनकम टैक्स जिस पे इम्पोज किया जाता है उसी से वह वसूला भी जाता है। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें क्या होता है कि इम्पोज किसी और पे किया जाता है और कलेक्ट किसी और से किया जाता है। इसमें क्या है, जैसे कि जीएसटी हो गया, वैट हो गया, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। कस्टमर जो सामान खरीदता है उस पर उसको टैक्स लगता है, फाइनली कस्टमर को ही टैक्स देना है। जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, वो इससे टैक्स वसूलते हैं, मतलब कलेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे बिजनेसमैन टैक्स कलेक्टर के रूप में काम करते हैं और वो फिर अपना वो टैक्स जो कलेक्ट किए हैं वो गवर्नमेंट को सौंप देते हैं। तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब आ जाइए जीएसटी में या किसी भी टैक्सेशन में एक तो होता है रेट, है ना, रेट होता है। दूसरा होता है एक रिटर्न और एक होता है पेमेंट। तो इसको पहले जान लें कि रेट जो होता है टैक्स का वो आमतौर पर डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और जो रिटर्न होता है तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि आमतौर पर तुम सेल्फ एसेस कर लो कि कितना तुम्हारा लेखा जोखा जो है बिज़नेस का वो तुम तैयार कर लो और मुझे बता दो कि तुम्हारा कितना बिक्री हुआ है, तुम कितना सामान खरीदे हो, ये सब का लेखा जोखा तैयार करो और हमें सौंप दो। उसके आधार पे तुम टैक्स भी जमा कर दो, पेमेंट कर दो, है ना। आमतौर पर यह सेल्फ एसेस करना होता है। तो रिटर्न क्या हो गया, एक तरह से जो कारोबार है उसका लेखा जोखा है। अब आ जाइए कि जीएसटी में बेसिकली मेन जो रिटर्न का टाइप है अभी तक जो था जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 में आइए, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। दो टाइप का रिटर्न बेसिकली बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी कि जीएसटीआर 1 जो है ये केवल सेल के लिए होता है। मतलब जो व्यवसायी है वो क्या सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है, उसका जीएसटीएन नंबर, कौन सी कमोडिटी है, उस पर कितना टैक्स लग रहा है, सारी चीज़ें वो जो सेल कर रहा है उसको इन्वॉइसेस वगैरह, इन्वॉइसेस नंबर भी डालना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जीएसटीआर 1 में होता है। और जीएसटीआर 1 के साथ क्या है कि ये मंथली भी होता है और क्वार्टरली भी होता है। अब आ जाइए जीएसटीआर 3B में। जीएसटीआर 3B क्या होता है, जीएसटीआर 3B सेल और परचेज दोनों चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं और इसी के आधार पर उसका जो कितना पेमेंट करना है टैक्स का उसकी गणना होती है। और ये जीएसटीआर 3B जो है वो मंथली होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब आप पूछेंगे कि सेल का तो हम ऑलरेडी दिखाई दिए, सेल टैक्स एक तरह से, तो सेल और परचेज फिर दिखाने की क्या ज़रूरत थी। अब यहीं पे आता है आईटीसी का कंसेप्ट। कल ये जान लीजिए कि आईटीसी अगर अवेल करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमने जब सामान खरीदा था तो उस समय कितना टैक्स दे दिया था और बेचते समय उसकी वैल्यू कितनी है। तो जो हमने वैल्यू ऐड की उसी पे टैक्सेशन देना है, मतलब डबल टैक्सेशन ना हो इसके लिए क्या करते हैं, अभी वो जो टैक्स लग रहा है हमें उसमें से पहले वाला जो टैक्स है उसको घटा कर देते हैं और जो शेष वैल्यू होता है उसी को केवल गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ता है ताकि डबल टैक्सेशन से बच सकें। तो और इसी के आधार पर पेमेंट होता है। तो जीएसटी 3B आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब क्यूआरएमपी क्या है, नाम से स्पष्ट है, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट। मतलब कि आपको क्वार्टरली का मतलब आप लोगों को पता होगा कि 3 महीने पे आपको रिटर्न फाइल करना है और पेमेंट लेकिन आपको मंथली देना है। तो इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, तो जो बिजनेसमैन है उन पर लोड घटाने के लिए क्यूआरएमपी को लाया गया। लेकिन इसमें अब कंडीशन है कि कौन एलिजिबल होंगे, जिसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक है वही क्यूआरएमपी के लिए एलिजिबल है। मीन्स हाउ टू एक्सरसाइज क्यूआरएमपी स्कीम, कैसे उसको अवेल कर सकें। तो अवेलमेंट का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि इसमें या तो आप ऑप्ट कर लीजिए क्यूआरएमपी स्कीम को या फिर डीम्ड हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
तो ऑप्ट कैसे करें? तो ऑप्ट कर सकते हैं कि अब मान लीजिए इस क्वार्टर में हमको ऑप्ट करना है, तो पिछले क्वार्टर के सेकेंड मंथ के फर्स्ट डे से लेके करेंट क्वार्टर के पहले मंथ के लास्ट दिन तक हम इस क्वार्टर के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च वाला जो क्वार्टर है उसमें हमको ऑप्ट करना है, 21 वाला अगर ऑप्ट करना है या करना था, तो जो पिछला क्वार्टर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 20 का, उसमें 2020 का जो अक्टूबर है, तो 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 जनवरी 2021 तक हम ऑप्ट कर सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर के लिए। ठीक है, जिस क्वार्टर में पता चला कि अच्छा टोटल एग्रीगेट टर्नओवर अगर क्रॉस हो गया वो 5 करोड़, तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसको बाहर कर देगा QRMP स्कीम से। और QRMP स्कीम के लिए भी ज़रूरी है कि जो लास्ट रिटर्न है उसका फाइल होना चाहिए, अदरवाइज वो QRMP के लिए ऑप्ट नहीं कर सकता है। अब आ जाइए कि अगर उसने ऑप्ट नहीं किया तो क्या होगा? तो डीम्ड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमेटिकली मतलब 1.5 करोड़ से अगर किसी का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर कम है, तो अगर पहले वो मंथली में था तो फिर वो मंथली में चला जाएगा, मतलब GSTR 1। अगर वो क्वार्टरली में था तो वो क्वार्टरली में चला जाएगा। लेकिन 1.5 करोड़ से लेके अगर 5 करोड़ तक एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है तो वो क्वार्टरली में ही जाएगा, QRMP में ही जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए कि जो आउटवर्ड सप्लाई है उसको कैसे सबमिट करें, उसकी वैल्यू को कैसे सबमिट करें। उसके लिए होता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, GSTR 1 के एक जैसा ही एक तरह से बोलिए होता है। तो इसमें क्या है कि आप अपलोड कर लीजिए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू जो भी आपके इनवॉइसेस वगैरह हैं, और वो ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, अब इसमें आ जाइए। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में क्या है कि इसका यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग किस चीज़ के लिए? अपलोड करने के लिए, अपने जो इनवॉइसेस हैं उनको अपलोड करने के लिए। जैसे GSTR 1 में 1 की तरह एक तरह से काम करेगा ये, और ये किसी भी क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ के लिए ही यूटिलाइज किया जा सकता है इंडिया इस चीज़ का। लास्ट मंथ में आपको GSTR 1 फाइल करना ही पड़ेगा। मतलब दूसरी चीज़ क्या, अगर आपने किसी क्वार्टर के फर्स्ट 2 महीने में IFF का यूज किया है तो अलग से उसके लिए GSTR 1 को आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तीसरी चीज़, IFF में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक तो बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस डिटेल्स जो है वो इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, दोनों को अपलोड करना पड़ता है। साथ में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट से रिलेटेड भी जानकारी IFF में डालनी पड़ती है। लेकिन एक अपर लिमिट है, 50 लाख तक के ही टोटल जो इन्वेस्ट वैल्यू है उसी को IFF पे आप अपलोड कर सकते हैं। और जैसे ही IFF आपने लोड किया वैसे ही वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा किसमें? GSTR 2A, GSTR 2B, GSTR 4A और GSTR 6A। अब आ जाइए पेमेंट कैसे करेंगे। पेमेंट तो PMT 06 के थ्रू करेंगे, ये तो क्लियर है। अब QRMP में 2 टाइप का पेमेंट मेथड है। पहला टाइप है फिक्स्ड सम मेथड, FSM बोलिए, या इसको 35% चालान मेथड भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो है वो सेल्फ असेसमेंट मेथड है, जिसको SAM बोल दीजिए। ठीक है, तो अब सवाल है कि कौन सा अच्छा है। तो कौन सा अच्छा है ये जानकारी के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये फिक्स्ड सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड में डिफरेंसेस क्या है। फिक्स्ड सम मेथड जो है, इसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस क्वार्टर है उसमें जो भी आपका टैक्स बना है उसका 35% आप करेंट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में जमा कर दीजिए, फिर उसका 35% सेकेंड मंथ में जमा कर दीजिए, जो रेस्ट अमाउंट बचा आपका वो आप थर्ड मंथ में जमा कर दीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या है कि इसमें आपको 35% जमा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप एसेस कीजिए, उसके आधार पर जमा कीजिए। और इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश में जितना आपने पिछले क्वार्टर में पे किया है उसका 35%
पहले मंथ में, फिर उसी का 35% दूसरे मंथ में, और जो रेस्ट अमाउंट है। अगर हो सकता है कि कभी आप ज़्यादा जमा कर दिए, अगर फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर और बिजनेस अगर कम हो गया तो आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों में से कौन अच्छा है? एक तो FSM, दूसरा SAM, दोनों में से कौन अच्छा है? तो डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपका कोई बिज़नेस है जो कि एवरेज लगभग आपका टर्नओवर सेम रहता है प्रत्येक क्वार्टर में, तो आप फिक्स टर्म को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, सीजनल जो बिजनेसेस हैं उसमें अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप असेसमेंट मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना लगेगा अगर हम नहीं कर पाते समय पे। तो ये जान लीजिए कि इसमें 18% का इंटरेस्ट लायबिलिटी बनता है। जो टोटल टैक्स है उसका 18%। कब? जब आप जमा नहीं करेंगे या कम जमा करेंगे। लेकिन जो फिक्स सम मेथड में है उसको इससे छूट मिलती है। मतलब अगर हो सकता है 35% गेस के आधार पे उन्होंने जमा कर दिया 100 का 35 रुपया, लेकिन बाद में पता चला कि अच्छा नहीं, ये तो 45 रुपया था, तो वो 10 रुपये पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सेल्फ असेसमेंट मेथड में ऐसा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि QRMP के बारे में मेरी द्वारा दी गई जानकारी से आप लोगों को फ़ायदा होगा। धन्यवाद।